नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के जीएस प्रैक्टिस सेट की, जिसमें मैं आपको टॉप 20 जीएस के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये अवसर सीरीज के नाम से आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आरडब्ल्यूए परिवार के द्वारा शुरू की गई है, और आप लोगों से भी ये उम्मीद लगाई गई है कि आप लोग भी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे और अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आधार मानकर, या प्रीवियस ईयर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगता है ये आने की संभावना है, उनको लेकर आपका पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। तो सभी साथी जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, और जितना भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको रिवीजन करने में कोई भी समस्या ना आए। तो सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मैं प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, उससे पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो हिंदी स्टार्ट होती है 11 बजे नीरज सर के द्वारा, फिर जीएस मेरे द्वारा 12 बजे स्टार्ट हो जाती है, फिर मैथ 1 बजे राहुल तेवतिया सर के द्वारा स्टार्ट हो जाती है, फिर 2 बजे आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है राहुल शर्मा सर के द्वारा। तो आप इन चारों प्रैक्टिस सेट को लीजिए और यकीन मानिए कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उसका रिवीजन हम कैसे करें, तो आप प्रैक्टिस सेट से रिवीजन कर सकते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। हम चैप्टर वाइज चलेंगे, हिस्ट्री में भी स्टार्टिंग के चैप्टर, पॉलिटी में भी स्टार्टिंग, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, ऐसे ही करंट में भी, स्टैटिक जीके में भी, साइंस में भी। तो हम लोग ऐसे ही चलते हुए अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। पहला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? पैदल मार्ग क्या कहलाता है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। पैदल मार्ग, जो एक प्रकार की गोलकार छत होती है, उसके ऊपर जो पैदल मार्ग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से भैया यहां पर आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा मेधी। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? मेधी। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप लोग क्या बता रहे हैं मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताइएगा यहां पर। चलिए, तो यहां पर हम सारी चीजों के बारे में बात करते हुए चलेंगे। सर छत्र किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर जो केंद्रीय स्तंभ होते हैं, केंद्रीय स्तंभ को हम भैया छत्र बोलेंगे। अंडा किसे बोलते हैं? आप कहेंगे सर ऐसे करके जो बना रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे भैया? अंडा। यानी कि गोलार्धकार का टीला, गोलार्ध में जो टीला बनता है, गोलार्ध में जो टीला बना होता है उसे हम अंडा कहते हैं। तोरण किसे कहेंगे? जो सजाए गए प्रवेश द्वार होंगे, सजाए गए प्रवेश द्वार को हम क्या बोलेंगे? प्रवेश द्वार। इसको हम क्या बोलेंगे? तोरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? तोरण बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब महात्मा बुद्ध की बात हो रही थी, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। आप लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, जल्दी से मुझे बताइए। आप कहेंगे 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। लुम्बिनी में हुआ है। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु होती है भैया 483 बीसी में। कब? 483 बीसी में मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर। कुशीनगर को ही कुशीनारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? कुशीनारा भी कहते हैं। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे सर बौद्ध गया में। कहां पर? बौद्ध। आप कहेंगे सर बौद्ध गया में। बौद्ध गया आप कह सकते हैं जी। अब बात करेंगे सर प्रथम उपदेश कहां पर दिया था इन्होंने? प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था जी सारनाथ में। कहां? सारनाथ में। ये हमें पता है, सारनाथ में। अब
पहले जब इन्हें उपदेश दिया तो ये क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। इन पर हमने चर्चा कर ली है, तो ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथ को सबसे पहले किसमें लिखा गया था, जल्दी जल्दी से बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध की जो आम भाषा थी वो कौन सी थी। आप जल्दी से बता दें कि भैया महात्मा बुद्ध ने जो आम भाषा, जो उनके उपदेश की भाषा थी, वो आम भाषा थी जिसे हम पाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पाली के नाम से जानेंगे। आप कहेंगे सर पाली कैनन, जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है, आप कहेंगे पाली कैनन, कैनन जिसे भैया त्रिपिटक के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, त्रिपिटक के नाम से जानेंगे। और त्रिपिटक कौन कौन से होंगे, आप कहेंगे सर विनय पिटक होगा, विनय पिटक त्रिपिटक में आता है, विनय पिटक हो जाएगा, सुत पिटक हो जाएगा, कौन सा, सुत पिटक होगा, सुत पिटक, और अभिधम्म पिटक, कौन सा, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए यहां पर आप लोग ये सारी चीजें लिख लीजिए, सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। अब बात ये आती है कि भैया बौद्ध धर्म की जो शाखा है जिसे हम थेरवाद कहते हैं, थेरवाद का मतलब है बुजुर्गों का मार्ग, पहली बार पाली भाषा में लिखा गया सिद्धांत है। या ऐसे कह सकते हैं पाली भाषा का प्रथम पूर्ण सिद्धांत कौन सा होगा, पूर्ण सिद्धांत आप कहेंगे भैया थेरवाद। क्या होगा, थेरवाद। और इसका अर्थ क्या है थेरवाद का, इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का मार्ग। किसका बेटा, आप कहेंगे बुजुर्गों का मार्ग। किसका, बुजुर्गों का मार्ग। ठीक है जी, बुजुर्गों का मार्ग। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे, बुजुर्गों का मार्ग, जिसका अर्थ है भैया आप कहेंगे पाली भाषा का प्रथम पूर्ण सिद्धांत लिखा गया था थेरवाद। थेरवाद कौन सा, थेरवाद, जिसे हम क्या बोलेंगे, बुजुर्गों का मार्ग बोलेंगे। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। चंद्रगुप्त बना था, अशोक बना था, बृहद्रथ बना था, समुद्रगुप्त बना था। समुद्रगुप्त तो भैया क्या है, मौर्य वंश का है। चलिए कौन सा मौर्य वंश का है। अगर मैं बात करता हूं समुद्रगुप्त को क्या कहेंगे, ये तो गुप्त वंश का शासक है, ये तो गुप्त वंश का शासक है, ये तो गुप्त वंश का था। अब इसे भैया क्या कहा गया, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। हमने पढ़ा था भारत का नेपोलियन इसे कहा गया है। क्या कहा गया, नेपोलियन इसे कहा गया, विसेंट स्मिथ ने कहा। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। कौन है जी, अंतिम शासक है। अच्छा, इसकी हत्या किसने की थी, अंतिम शासक, इसकी हत्या किसने की थी, इसकी हत्या की थी भैया इसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। किस वंश को बनाया, शुंग वंश को। अशोक की बात करते हैं। अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा, तो इसका मन विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मन विचलित हो जाता है और ये अपने भतीजे के संपर्क में आता है। इसके भतीजे का नाम था निर्ग्रोथ। निर्ग्रोथ से प्रेरित होकर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने उपगुप्त से ली थी। किससे, उपगुप्त से। तो इसका एक भतीजा था। क्या नाम था जी भतीजे का, तो भतीजा था निर्ग्रोथ। क्या नाम था बेटा उसका, आप कहेंगे निर्ग्रोथ। निर्ग्रोथ से प्रेरणा ली। क्या ली बेटा, इससे प्रेरणा ली, इंस्पायर हुआ, प्रेरणा ली। और भैया दीक्षा किससे ली थी, बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की दीक्षा आप कहेंगे गुरु किसे बनाया था, उपगुप्त को। किसे, उपगुप्त को। तो उपगुप्त से भैया अशोक ने दीक्षा ली।
ठीक है जी। अब अशोक को भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत में अभिलेखों का जनक कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिलेखों का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? अभिलेखों का जनक कहते हैं। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अशोक की जो लिपि थी, वो लिपि कौन कौन सी है? लिपि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसकी भारत में कौन सी लिपि पाई गई थी, तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कि भैया पाकिस्तान में कौन सी लिपि पाई गई थी, तो आप कहेंगे भैया खरोष्टी लिपि। कौन सी? खरोष्टी लिपि। आप बताना भैया, खरोष्टी लिपि। और भैया अफगानिस्तान की बात होगी, अफगानिस्तान में कौन सी लिपि पाई गई थी? अरमाइक लिपि। कौन सी? अरमाइक लिपि। और भैया एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भैया ग्रीक की अगर बात करेंगे, ग्रीक कौन सी लिपि पाई गई है? जल्दी जल्दी से बता दें, क्योंकि मैंने चारों लिपियों का जिक्र किया है। ग्रीक कहां पर? तुर्की में। जो ग्रीक लिपि थी ये कहां पर पाई गई थी? तुर्की या एशिया माइनर में। कहां पर? एशिया माइनर की भी हम बात कर सकते हैं, एशिया माइनर। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग भैया ले लो। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, नोट्स बनाना है, बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना है। अब बात ये आती है कि सर अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब खोजा गया? इसके अभिलेख कब खोजे गए थे? अभिलेखों की खोज कब होती है? इसके अभिलेखों की खोज हो जाती है जी 1750 में। कौन करता है जी? टिफे थेलर। आप कहेंगे कौन करेगा भैया? टिफे थेलर। टिफे थेलर के द्वारा, टिफे थेलर द्वारा खोज की गई। और भैया अभिलेखों को पढ़ा किसने था? पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा, यहां पर आप लोग लिखेंगे जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है। इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? जब हम प्रस्तावना की बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रस्तावना। अब आप लोग मुझे बताइए, प्रस्तावना सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आप लोग बताना कि सर इसको सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। ठीक है, अब संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब कर लिया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? आप कहेंगे सर 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया? प्रस्तावना या इसे प्रेमबल के रूप में कब स्वीकार किया गया है? इसे प्रेमबल बनाया था भैया 26 नवंबर। आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 में इसको प्रियम्बल के रूप में स्वीकार कर लिया। अब बात आती है कि भैया प्रियम्बल को संविधान की प्रस्तावना किसने कहा था? प्रियम्बल को संविधान की प्रस्तावना किसने कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आप कहेंगे ठाकुरदास भार्गव ने। किसने? ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा? ठाकुरदास भार्गव ने। कि राजनैतिक जन्म कुंडली किसने कहा? राजनैतिक या राजनीतिक जन्म कुंडली? राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? जन्म कुंडली आप कहेंगे भैया ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। ठीक है जी, किसने? के.एम. मुंशी ने। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा था? विचारों को जानने की
कुंजी किसने कहा था? कुंजी यानी कि की कुंजी तो अर्नेस्ट वॉरकर ने, किसने कहा था भैया? अर्नेस्ट वॉरकर। आप कहेंगे भैया अर्नेस्ट वॉरकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, ये 3-4 स्टेटमेंट हैं, हमने लिख लिए। अब उसमें भैया प्रभुत्व संपन्न है, न्याय है, बंधुत्वता है, संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सा ऐसा मामला था? किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, नहीं है। किसमें कहा गया था? तो आप कहेंगे सर ये था वेरुवादी वर्सेस भारत सरकार या भारत संघ। भारत संघ 1960 का मामला था, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। एक मामला आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। कौन सा मामला था? आप कहेंगे सर केशवानंद केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। कौन सा भैया? केरला। ये मामला था 1973 का। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है जी? संविधान का भाग है। तो आप कहेंगे सर संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। अब तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना, आप कहेंगे सर प्रस्तावना में एक बार संशोधन, एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। क्या लिख रहा हूं मैं? ये एक बार। ठीक है जी, एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। क्या हुआ है जी? संशोधन हुआ। अब कब हुआ था जी? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 1976 के द्वारा क्या किया गया भैया? प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और भैया अखंडता शब्द जोड़ा गया। कौन सा? अखंडता शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों को। चलिए, ये क्या कह रहे हैं सर? भीमराव अंबेडकर ने कहा था आत्मा, गलत कर दिया आपने। बेटा पहले पढ़ लिया करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। बेटा लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। पहले हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था कि यह संविधान की आत्मा व हृदय है। ठीक है माय डियर, समझ गए आप लोग? चलिए, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर पढ़ लीजिए, सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम लोग बात करेंगे सर ये बताइए संविधान सभा, पहले तो आपको ये बताना है कि संविधान सभा की मांग किसने की थी। संविधान सभा की मांग की बात होगी तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी जी मेरे लाडलो? आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। और इन्होंने क्या किया था? एक विधेयक पेश किया था, एक विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक। कौन सा? स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भैया जब कैबिनेट मिशन आया, क्या आया भैया? आप कहेंगे भैया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आता है जी 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? आप कहेंगे सर पैथिक लॉरेंस। इसके कौन थे माय डियर? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। एबी एलेक्जेंडर सदस्य थे, एबी
एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर ए बी एलेक्जेंडर एवं स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन भैया? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसमें सदस्य थे। ठीक है, कौन थे ये? सदस्य थे दोनों। इन्हीं की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो आप कहेंगे इन्हीं की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन किया जाता है 6 दिसंबर, यहां पर लिखना भैया 6 दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा का जो चुनाव है, चुनाव कब हुआ है? आप कहेंगे चुनाव हुआ है जी जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। अब चुनाव कितने लोगों में हुआ? 296 सीटों पर, जिसमें 292 में कौन भैया? आप कहेंगे ब्रिटिश प्रांत, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत हो गए। यहां पर ब्रिटिश प्रांत हो जाएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ठीक है, अब बात करेंगे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। 4 थे, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, एक एक सीट थी वहां से। ठीक है जी। अब संविधान सभा की जो भैया कुल संख्या थी वो थी 389। 93 देसी रियासतों से थे। कहां से थे? देसी रियासतों से। ये सारी चीजें आपको पता है, रियासतों से थे। और भैया 292 हमने पढ़ा ब्रिटिश प्रांतों से। 4, इसको 96 लिख दूं, 296, कोई दिक्कत तो नहीं है। 296 ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है जी। चलिए, अब बात ये आ गई सर, इसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल महिलाओं की संख्या आप कहेंगे सर कुल महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं कितनी थी? आप कहेंगे कुल महिलाएं थी संविधान सभा में 15, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला, जल्दी से बताइए क्या नाम था उनका? एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। कौन? बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है जी, कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक है जी, बेगम एजाज रसूल भैया एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, ये यूपी से थी। कहां से आई थी? ये यूपी से आई थी। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे, इसको आप लोग प्लीज लिख लीजिए। देखिए, नोट डाउन करने में तो समय लगेगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? अब इस क्वेश्चन पर बड़ा विवाद हुआ था। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है और इस पर बड़ा विवाद हुआ। विवाद क्यों हुआ था हम लोग बात करेंगे सर। विवाद का कारण यह था कि 1934 आंसर एक्सेप्ट किया। एसएससी ने 1934 आंसर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 1934 में एमएन राय के द्वारा मांग हुई थी और उसी एमएन राय की औपचारिक मांग को कांग्रेस ने अपना आधिकारिक मांग बना लिया था। तो आंसर क्या एक्सेप्ट हुआ है? आंसर एक्सेप्ट हुआ है भैया 1934। ध्यान रखना कि मैं यहां पर बात बता रहा हूं कि संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? संविधान सभा की औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? आप कहेंगे सर औपचारिक मांग। तो आप कहेंगे सर संविधान सभा की औपचारिक मांग कब होती है? 1934 में। किसने की थी? एमएन राय ने, एमएन राय ने। अब एमएन राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा कर दी गई। और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने, किसने माय डियर? कांग्रेस ने क्या कर दिया? 1935 में आधिकारिक मांग बना दी। क्या बना दिया इसको? आधिकारिक मांग बना दी, आधिकारिक मांग बना दिया।
कि भैया ये आधिकारिक मांग है, ऑफिशियल डिमांड है। क्या बनाया इसको? इसको ऑफिशियल डिमांड बना दिया। क्या बना दिया? ऑफिशियल डिमांड बना दिया। लेकिन बोर्ड ने कहा कि भैया मांग तो 1934 में ही हुई थी, भले ही 1935 में औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग में बदल दिया, तो भैया इसलिए बोर्ड ने 1934 को ही सही माना। 1934 को सही माना। यदि 1935 ऑप्शन में होता तो आप 1935 करके आते आंसर। कितना? 1935 आंसर करके आते, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर 1934 ही एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया यहां तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह नहीं माना जा सकता? देखिए, ग्रहों की जब बात आएगी तो हम बात करेंगे वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं भैया? वर्तमान में ग्रह कितने हैं? आप कहेंगे सर ग्रह हैं 8। कितने हैं? 8। शनि हो जाएगा, मंगल, बृहस्पति, लेकिन प्लूटो नहीं होगा। प्लूटो क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में बौना ग्रह में शामिल कर दिया। किसमें? बौना ग्रह में शामिल कर दिया। किसमें शामिल कर दिया मेरे लाडलो? आप कहेंगे सर इसे तो बौना ग्रह बना दिया। क्या बना दिया इसे? बौना ग्रह। अच्छा, इसके 4 उपग्रह हैं। 4 उपग्रह हैं इसके। कौन कौन से 4 उपग्रह हो जाएंगे? आप कहेंगे सर इसके 4 उपग्रह कौन कौन से? चारोन हो जाएगा। क्या होगा? चारोन। चारोन किसका उपग्रह है? तो बौना ग्रह है प्लूटो, उसका हो जाएगा। एक हो जाएगा स्टाइक्स। क्या हो जाएगा भैया? स्टाइक्स। स्टाइक्स इसका हो जाएगा। एक इसका हो जाएगा भैया निक्स। क्या होगा? निक्स। आप कहेंगे सर निक्स भी हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा केवरोब्स। आप कहेंगे भैया केवरोब्स, ठीक है जी। इसको आप लोग पढ़ लेंगे जी। रोस लिखना है इसको, रोस। चलिए, हमने ये चीजें पढ़ ली। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर इसकी खोज किसने की थी। खोज के बारे में आप लोग मुझे बताएं कि सर इसकी खोज किसने की थी। तो क्लाइड डब्ल्यू टॉमबॉग ने। किसने भैया? आप कहेंगे क्लाइड डब्ल्यू टॉमबॉग ने। टॉमबॉग के द्वारा भैया क्या हो जाती है? खोज हो जाती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके भैया एक 5 उपग्रह हैं माय डियर, इसको 5 कर लो। इसके कितने उपग्रह हैं? 5। 4 तो ये हो गए, तो फिर इसका 5वां कौन सा? हाइड्रा। कौन सा है जी? हाइड्रा। चलिए, हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं जी हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, चलो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहेंगे? देखिए, हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन सांझ का तारा, भोर का तारा, सुंदरता की देवी, ग्रीक का देवता। जल्दी जल्दी से आप लोग माय डियर बताइए। आप कहेंगे भैया शुक्र को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शुक्र को। ये सूर्य के सबसे निकट है। आप कहेंगे सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है जी, निकट हो जाएगा। और ये सबसे छोटा तारा भी, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटा ग्रह। शुक्र भैया सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, ठीक है जी। सबसे गर्म ग्रह। क्यों है गर्म ग्रह? क्योंकि यहां पर भैया इसमें जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजती है उस समय जो गर्मी होती है वैसे ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको आपने पढ़ लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, मंगल ग्रह को हम कहते हैं भैया लाल ग्रह। क्या कहेंगे? मंगल को लाल ग्रह कहेंगे। और शनि को हम काला दानव कहते हैं। काला ग्रह कह लें, काला दानव कह लें। क्या कह लें? काला दानव कह लें, ठीक है जी। चलिए, अब हम बात करते हैं भैया, ये शुक्र जो है इसे शाम का तारा भी कहते हैं। शाम का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का
तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं। वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर हमने एक ट्रिक पढ़ी थी और वो ट्रिक क्या थी कि 3 जनवरी को मिलन हुआ, 3 जनवरी को मिलन हुआ और भैया 4 जुलाई को जुदाई, 4 जुलाई को जुदाई। ठीक है जी। तो मिलन मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी, पृथ्वी सूर्य क्या होंगे भैया, निकट होंगे, क्या होंगे, निकट होंगे। और ये दूरी क्या कहलाएगी कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तब इसे अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को इसे अपसौर कहा जाता है, 4 जुलाई को इसे उपसौर और इसे अपसौर कहते हैं। अपसौर मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, क्या होगी, दूर। इसे भैया हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अब बात करते हैं जब पृथ्वी भैया यहां पर हमने पढ़ लिया दूर होगी तब अपसौर, यानी कि 4 जुलाई के दिन ये घटना होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, इसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार सिद्धांत विकसित किया था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन कौन माय डियर बता रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत शानदार, लाजवाब, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, चलते रहिए, हाँ जी आंसर देते रहिए। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब, चलते रहो भैया, आंसर देते रहो। हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, बताओ जी जल्दी से। डेविड रिकार्डो, किस किसने आंसर दिया, डेविड रिकार्डो, बहुत बढ़िया। अब बात ये हो गई कि जब एक देश का मजदूर दूसरे देश में उस काम को करने में सक्षम है जिस काम को ऑलरेडी उस देश का मजदूर कर रहा है, इसे हम भैया क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न देश बोलेंगे। भले ही एक देश के श्रमिक को दूसरे देश के श्रमिकों की तुलना में हर सामान का उत्पादन करने में अधिक कुशल होना पड़ता है, ये कहा था डेविड रिकार्डो ने। और ये सिद्धांत दिया था 1817 में, जिसे तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत विकसित किया। नेक्स्ट, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को कहा जाता है, बहुत अच्छा है। व्यय यानी कि खर्च, व्यय मतलब खर्च, इनकम से ज्यादा, आय से ज्यादा हो जाए, आय मतलब यहां पर मैं किसको बोल रहा हूं, राजस्व को, यानी कि खर्च ज्यादा हो जाए आय कम हो जाए, ये क्या हो जाए, ये ज्यादा हो जाए और आय कम हो जाए, इस स्थिति को हम बजट घाटा कहेंगे। तो बजट को घाटा कहा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे हम बजट घाटा कहते हैं। क्या बोलेंगे, बजट घाटा बोलेंगे। चलिए अब बात आती है सर ये बताइए हम बजट घाटे को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। बजट घाटा हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे, बजट घाटा हम इसको 3 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में बांट लेंगे, 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला क्या होगा, आप कहेंगे सर पहला घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा होता है। क्या होता है जी, इसको राजकोषीय घाटा बोलेंगे, राजस्व घाटा बोलेंगे, प्राथमिक घाटा बोलेंगे। आप कहेंगे सर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा बोलेंगे। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे दूसरा भैया क्या होगा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। ठीक है जी। तीसरे की हम बात करेंगे तो ये होगा प्रथम या प्राथमिक घाटा। क्या हो जाएगा ये, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। यहां तक आप लोग लिख लेंगे प्राथमिक घाटा।
चलिए इसको भी एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लें। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी से बताइए। जब प्रकाश अपने मार्ग में जा रहा है और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए और दूसरे मार्ग में चला जाए, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि सर हम अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो भैया वो अपना मार्ग क्या होती है, वो मार्ग से भटक जाएगी। तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है? जल्दी जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा, क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से बता दो जी इसका क्या सही आंसर होगा। कौन कौन भैया बता रहे हैं? चलिए जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड होगा। अगर सूत्र की बात पूछ लेते तो इसे हम क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी इसको हम? NaCl लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी भैया इसको हम? NaCl लिखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, NaCl हमने पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि भैया इसका जो ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि सर ये है क्या, जिसमें आयनों का जो अनुपात है कि सर इसमें जो आयन होंगे, आयनों का अनुपात कितना होगा? आयनों का अनुपात अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे आयनों का अनुपात, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड के जो आयन होंगे वो कितने कितने अनुपात में मिले होंगे? क्लोराइड के जो आयन होंगे वो 1:1 में मिले होंगे, 1:1 के अनुपात में मिले होंगे। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर आयनिक यौगिक बोलते हैं। आयनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं जिसको? आयनिक यौगिक कहते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। आप कहेंगे सर लाल बहादुर, यहां पर हम लिखेंगे लाल बहादुर जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर जयंती मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो फिर भैया 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक नोट आप लोग लिख लीजिए, एक नोट लिखिए, स्वतंत्रता आजादी से पहले, आजादी से पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस किसे मनाता था? अपना स्वतंत्रता दिवस किसे मनाता था? तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारत ने पहला पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, किसी को कोई समस्या? आगे है कि जगोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे भैया देखिए यहां पर हम बात करेंगे जागोई और चोलोम किसके होंगे जी? मणिपुर के होंगे। किसके होंगे जी? मणिपुरी के होंगे। मणिपुरी की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर संस्कृत साहित्य में जो लास्य और तांडव है ये एक नम्र और उत्साह के साथ किए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर नृत्य की शैलियां भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सर इसकी शैलियां कौन कौन सी हैं, इसकी शैलियां जैसे कि आप लोग कहेंगे सर दंड रसक हो जाएगा। क्या होगा? दंड रसक हो जाएगा, इसकी शैलियों में महत्वपूर्ण है। दंड रसक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ताल रसक महत्वपूर्ण होगा। ताल रसक महत्वपूर्ण होगा।
ताल रसक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भैया मंडल रसक, मंडल रसक महत्वपूर्ण है, मंडल रसक महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इन चीजों को आप लोग लिख लें। अब बात ये आती है कि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, कि सर भरतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है, तो आप कहेंगे सर भरतनाट्यम तो तमिलनाडु में होता है। ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का है। कहाँ का है जी, ओडिशा का हो जाएगा। अब मणिपुरी तो आप कहेंगे मणिपुर का ही होगा, मणिपुर का होगा। मोहिनीअट्टम केरल का होगा, कहाँ का, केरल का। चलिए सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, हिंदू देवता से संबंधित कौन सा होगा, आप कहेंगे मोहिनीअट्टम मोहिनी का रूप धारण करते थे भगवान विष्णु। मोहिनी का रूप कौन धारण करते थे, भगवान विष्णु। जब भगवान विष्णु को किसी राक्षस को मोहित करना होता था और उससे कुछ काम कराना होता था तो मोहिनी का अवतार धारण कर लेते थे भगवान विष्णु। अब बात आती है सर कथकली, कथकली किससे संबंधित होगा, कथकली आप कहेंगे कथकली तो भगवान कृष्णा, भगवान कृष्णा से संबंधित है। कि कथकली किससे संबंधित है, भगवान कृष्णा से। और भैया भरतनाट्यम किससे संबंधित होगा, भरतनाट्यम आप कहेंगे सर भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भैया भगवान शिव से संबंधित है। किससे, भगवान शिव से संबंधित हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप लोगों ने लिखनी है। बात करेंगे सर जो मणिपुरी है, मणिपुरी किससे संबंधित होगा, मणिपुरी किससे संबंधित होगा, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का जिक्र किया गया है, प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं शस्त्रिया की, कि भैया शस्त्रिया भी बता दीजिए किससे संबंधित होगा शस्त्रिया। तो आप कहेंगे सर जो असम का है ये किससे संबंधित है, तो ये भी भगवान कृष्णा से संबंधित है, भगवान कृष्णा से। नेक्स्ट लिखा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है, रायगढ़ है, बनारस है, इलाहाबाद है, जयपुर है। देखिए जयपुर कथक शैली में आता है, कथक नृत्य शैली का, बनारस भी, रायगढ़ भी, लेकिन इलाहाबाद नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा। अब जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हैं भानु जी महाराज। क्या नाम है जी, आप कहेंगे भानु जी महाराज, भानु जी महाराज, महाराज, ठीक है जी, कौन, भानु जी महाराज। बनारस घराने के संस्थापक कौन है जी, आप कहेंगे पंडित राम सहाय। कौन, पंडित राम सहाय, ठीक है, कौन, पंडित राम सहाय हो जाएंगे। अच्छा रायगढ़ की बात हो जाएगी कि भैया रायगढ़ घराने के राजा चक्रधर सिंह। कौन, राजा चक्रधर सिंह, चक्रधर सिंह, चक्रधर सिंह यहां पर सही आंसर होगा। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, सिंपल सा था। आगे बात करते हैं। लिखा है फरवरी 2024 को किस राज्य में अडकल पोंगला उत्सव का आयोजन किया गया है, चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, शानदार, हाँ जी बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर फरवरी 2024 को किस राज्य में अडकल पोंगला उत्सव आयोजन किया गया। पोंगला से आप लोग रिलेट कर लेंगे कि सर कहां पर, पोंगला से अगर आप रिलेट करेंगे तो कहां कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये अटुकल, अटुकल भगवती मंदिर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में, जिसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, आप कहेंगे केरल। तो एक है भैया अटुकल, अटुकल भगवती मंदिर, भगवती मंदिर। अच्छा इसे क्या कहा जाता है, इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहते हैं, इसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर कहते हैं, सबरीमाला मंदिर के नाम से जाना जाता है, सबरीमाला मंदिर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर पोंगला का अर्थ क्या है, पोंगला का अर्थ क्या होगा, कि सर जो पोंगला है, पोंगला, पोंगला का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या पोंगला का अर्थ क्या है, तो उबालना। क्या होता है भैया, उबालना, आप कहेंगे उबालना,
इसका मतलब है उबालना। यानी कि पोंगला एक रस्म है जिसमें महिलाओं को मीठे पायसम जैसे खीर हुआ तैयार करनी होती है और भगवती देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ानी होती है। इसका मतलब है कि महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, महिलाओं द्वारा चावलों को उबालकर खीर बनानी होती है और खीर बनाकर भगवती देवी को भैया चढ़ाई जाती है। किसको चढ़ाई जाती है? भगवती देवी को चढ़ाई जाती है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? देखिए रामसर एक स्थान है। क्या है जी? रामसर एक स्थान है। कहां पर? ईरान में। कहां पर? ईरान में। एक बैठक हुई थी 1971 में। तब से रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि से संबंधित है उन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए। वर्तमान में रामसर स्थल कितने हो जाएंगे? 75 कि भैया वर्तमान में आप कहेंगे सर वर्तमान में रामसर स्थल कितने हो जाएंगे? 75। जैसे कि सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में 10 हैं, जबकि तमिलनाडु में 16 हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में होंगे रामसर स्थल? ज्यादा रामसर स्थल किस में हो जाएंगे? रामसर स्थल। आप कहेंगे रामसर स्थल कहां पर होंगे जी? तो तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में 16 स्थल हो जाएंगे। और यूपी में कितने हैं जी? यूपी में है जी 10। चलिए, अगर मैं बात करता हूं कि अभी ये हमने लिख लिया, क्या लिख लिया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये 75 थे, लेकिन अभी 2 किस्में शामिल हुए तमिलनाडु में, 2 किस्में शामिल हुए तमिलनाडु में, 3 किस्में शामिल हुए कर्नाटका में, 3 किस्में हो गए कर्नाटक में। किसमें हो गए जी? कर्नाटक में। तो आप कहेंगे 75 ये थे, 2 और 3 5 ये हो गए। तो 5 अगर मैं इसमें ऐड करूं, 5 यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे इसको मैं यहां से इसको ऐसे लिखता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं कि 75 तो थे, ठीक है, और हाल में 2 तमिलनाडु में शामिल किए गए हैं और 3 कर्नाटक में। तो ये 5 हो गए। कुल मिलाकर वर्तमान में 80 रामसर स्थल हो गए। वर्तमान में कितने हो गए जी? 80 रामसर स्थल हो गए। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है, तो सर ये बताइए कि ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में 2 थे, कौन कौन से हो गए? एक तो यही हो जाएगा, एक तो यही होगा कराई बेट्टी। क्या होगा? कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य होगा। पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, फिर भैया दूसरा कौन सा होगा? तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए भैया। चलिए, तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं भैया तमिलनाडु में ही बताओ। बहुत शानदार, हाँ जी बहुत शानदार। तो भैया एक लॉन्ग वुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग वुड, आप कहेंगे लॉन्ग वुड कौन सा भैया? लॉन्ग वुड 16, लॉन्ग वुड 16 कौन सा रिजर्व हो जाएगा? लॉन्ग वुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट, 16 रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है कर्नाटका की, कि कर्नाटक में भी तो 3 मिले हैं, कर्नाटक में भी तो 3 और नए शामिल किए गए। कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो एक है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। कौन सा हो जाएगा भैया? मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है जी, रिजर्व। अब एक कौन सा होगा? तो आप कहेंगे भैया एक कौन सा होगा? अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। आप कहेंगे अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व,
रिजर्व, ठीक है। और तीसरा कौन सा है कर्नाटका में, तो आप कहेंगे भैया कौन सा होगा, अगनासीनी। अगनासीनी कौन सा भैया, अगनासीनी। तो यहां पर लिखना अगनासीनी, अगनासीनी। तो ये 3 2 5 कुल मिलाकर वर्तमान में हो गए 80। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग प्लीज ले लीजिए जल्दी से, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ये आप लोग एक होमवर्क देंगे, ये आप लोग एक होमवर्क जरूर दीजिएगा, सही से इसका सही से आंसर करिएगा होमवर्क में। अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका तमिलनाडु, बेटा अक्कल पोंगला है, तो ये कहाँ पर होगा, ये केरल में होगा माय डियर, केरल में 25 फरवरी को केरल में मनाया गया है। ये आपका एक होमवर्क है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना और मैं आशा करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से इसका चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट चुका। चलिए भैया तमिलनाडु नहीं होगा, इसका केरल ही होगा जी, इसका केरल ही होगा, ठीक है, इसका केरल ही है, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है ये। चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया और एक बार कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर रहा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।